नमस्ते। आज बात करेंगे बिहार की राजनीति पर। और बिहार की राजनीति पर बात इसलिए करना ज़रूरी है कि आज 1 मार्च है और कल 2 मार्च को सुनने में अभी ये आ रहा है कि नरेंद्र मोदी की एक रैली बिहार में होने जा रही है और 3 मार्च को तेजस्वी यादव पटना के गांधी मैदान में एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं, जो दरअसल इंडिया गठबंधन की रैली होगी। इंडिया के लोग रहेंगे उसमें और सब मिल कर के एक बड़ी हुंकार, एक बड़ी चेतना, एक बड़ी उम्मीद जगाने की कोशिश करेंगे। और उसी बीच में बिहार को लेकर के कई खबरें और आ रही हैं। कई विधायक ऐसे हैं जो बीजेपी की तरफ से आर जेडीयू जो है, उसके विधायकों को खरीदने के आरोप भी लगा रहे हैं। खरीदने या अपने में मिला लेने, क्योंकि खरीदने जैसा शब्द राजनीति में तो चलता नहीं है। वहां तो अंतरात्मा का शब्द चलता है। तो वो सारे काम भी एक तरफ हो रहे हैं और दूसरी तरफ यह भी कोशिश की जा रही है कि आरजेडी और कांग्रेस के भी विधायकों को कैसे तोड़ा जाए। इस तरह की कई कोशिशों के बीच लगातार अब ये खबर आ रही है कि बिहार की राजनीति में अलग तरह की एक अस्थिरता है। आज विश्लेषण करेंगे बिहार की राजनीति का और उस राजनीति के जरिए इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इंडिया गठबंधन अपनी रणनीति को नए ढंग से शेप करता जा रहा है, जिसका असर आने वाले दिनों में बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर देखने को मिल सकता है, या एनडीए गठबंधन में खासकर भाजपा अब नए सिरे से पूरे राजनीतिक समीकरण को साधने में जुट गई है, जिसे इस बात से कतई परहेज नहीं है कि कौन भ्रष्टाचारी है, कौन परिवारवादी है, कौन कल खिड़की दरवाजे बंद किया गया था, उन सबको अपने खेमे में मिला लिया जाए। तो खासकर बिहार पर केंद्रित करके इस राजनीति का विश्लेषण करेंगे और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या बीजेपी की रणनीति है। तो सबसे पहले बात बीजेपी की रणनीति पर, फिर जेडीयू पर बात करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार आज आज जिनका जन्मदिन है, और हम भी बधाई देते हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी को, तेजस्वी यादव ने भी बधाई दी बहुत प्रेम, संयम और बहुत सम्मानजनक भाषा में। और नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी यादव के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शुक्रिया अदा किया है। और ये सामान्य परिघटनाएं नहीं है, राजनीति में कुछ भी सामान्य और यूं ही नहीं हो जाता। उन सब के पीछे एक कहानी होती है, एक ताकत होती है, एक इशारा होता है और उस इशारे को समझने की क्या मायने हैं और कहा यह जा रहा है। बिहार के राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि चाचा जितना कुछ सोच कर गए थे, उधर उतना कुछ मिल नहीं रहा। लोकसभा की सीटों से लेकर के कई तरह की कयासबाजी चलाई जा रही है और इसलिए चाचा ये सोच करके पलटी मारे थे कि उधर जाएंगे तो हमारी एक किस्म की ताकत होगी, हमारे पास एक तरह का एक विशेष मौका होगा कि हमें बहुत कुछ मिल जाएगा, हमारे लोगों को बहुत कुछ मिल जाएगा, चुनाव जीत जाएंगे, बहुत कुछ कर लेंगे। उन सब के बीच अब ये सुनने में आ रहा है कि खुद पलटी मारने के बावजूद चाचा को वो सब नहीं मिल रहा है। बिहार के विशेष राज्य का दर्जा और ये सब चीजें तो वैसे भी एजेंडे में नहीं थी और अब फिर से वो एजेंडे से गायब है। चाचा को बहुत कम सीटें दी जा रही हैं। चाचा को एक तरह से अपमान और घुटन भी महसूस हो रही है, मन लग नहीं रहा है। इसलिए रैली के पहले वो यह भी कोशिश करना चाहते हैं कि विदेश चले जाएं और रैली में ना रहें, और अंदर अंदर से कुछ और सुगबुगाहट भी बढ़ती जा रही है और सुगबुगाहट इतनी खतरनाक है। चाचा चाहते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो, लेकिन चुनाव लोकसभा के साथ हो। बीजेपी चाहती है कि लोकसभा के साथ चुनाव तो किसी भी हालत में ना हो, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता, 400 सीटें अकेले जीतने के दावे या उनके अपनी इमेज पर किसी लोकल पॉलिटिकल डैमेज को नरेंद्र मोदी नहीं उठाने का जोखिम लेना चाहते। नीतीश कुमार की एंटी इनकम्बेंसी हो या किसी तरह की चीज हो, वो नीतीश कुमार पर रहे, नरेंद्र मोदी पर ना आए। लेकिन बीजेपी यह भी चाहती है कि कितना दिन इस बोझे को ढोएं, अब हम मुख्यमंत्री बनेंगे। और आरोप लग रहा है, मीडिया के गलियारों के सुगबुगाहट को यकीन करें तो आरोप ये लग रहा है कि वो उनके गठबंधन को
तोड़ने तक की कोशिश कर रहे हैं। गठबंधन टूटेगा तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार की राजनीति बहुत कमज़ोर हो जाएगी। अभी इसमें कितनी सच्चाई है ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन वही तोड़ने का काम दूसरे खेमे से भी चल रहा है। आज भी खबर आई है कि तेजस्वी यादव के एक और विधायक यानी आरजेडी के एक और विधायक उन्होंने बीजेपी जॉइन कर ली। ऐसे लोगों की संख्या अब लगभग 5 बताई जा रही है, जिसमें से 2 लोग तो ठीक उसी दिन जिस दिन बहुमत परीक्षण होना था, क्योंकि तेजस्वी यादव ने उसी दिन घोषणा कर दी थी जिस दिन उन्होंने शपथ ग्रहण करते हुए नीतीश कुमार को जवाब देते हुए कहा था कि खेला तो अभी शुरू हुआ है, खेला तो अभी बाकी है। खेल हो भी रहा था लेकिन बीच में खेल बिगाड़ने में चेतन आनंद और अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी, वो 2 लोगों ने उस खेल को कैसे बिगाड़ा, इस बात को लोग समझते हैं और दीगर ढंग से इस पर बात करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक बात यह भी हुई कि कैसे अब 2-3 विधायक और हैं, जो उस समय गायब थे और अब फिर वो बीजेपी जॉइन कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के विधायकों के ऊपर भी बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि वो उनको अपने खेमे में मिला ले। तो जो बीजेपी कल तक पार्टी विद डिफरेंस का नाम लेकर के देश की राजनीति में एक नई लकीर खींचने के मन से, उद्देश्य से देश की राजनीति की धरातल पर आई थी, वह बीजेपी आज की तारीख में किसी भी तरह से सत्ता अपने हाथ में रहे, किसी भी समीकरण से किसी को भी अपनी पार्टी में मिला लेना हो, लेकिन 2024 का चुनाव जीता जा सके, इसकी कोशिश में लगी है और इसकी बानगी आप झारखंड में देखें, महाराष्ट्र में देखें, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, हर जगह, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में सीबीआई की नोटिस और अब बिहार उसका सबसे सटीक उदाहरण है। बिहार में अब क्यों ऐसा करना पड़ रहा है कि तमाम विधायकों को अपने खेमे में लाया जाए? बीजेपी इसका ये जवाब देती है कि वो अपनी पार्टी को तो बचा के रख नहीं पाए। वो अपने नेताओं, विधायकों को सुरक्षित नहीं रख पाते, जोड़ कर नहीं रख पाते। ये उनके घर की दिक्कत है और कोई हमारे नेता, हमारे नेतृत्व और हमारी विचारधारा को अपना मान करके अगर हमारे पास आएगा, तो हम उसे मना नहीं करेंगे। बीजेपी में जो आएगा सबका स्वागत है क्योंकि वो हमारी विचारधारा और हमारे नेता से प्रभावित होता है। लेकिन राजनीति इतनी सतही नहीं होती कि आप 2 लाइन मीडिया में बोल दें और यहीं खेल खत्म हो जाए कि हाँ भाई, आपने कुछ नहीं किया है। अपने आप अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर सपा के 5-8 लोग बीजेपी के नेता को वोट दे रहे हैं। अपने आप अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर बिहार के आरजेडी और कांग्रेस के विधायक बीजेपी के साथ खड़े हो जा रहे हैं। अपने आप अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर अजीत पवार से लेकर के एकनाथ शिंदे और तमाम लोग, नीतीश कुमार से लेकर के जयंत चौधरी। इसलिए अंतरात्मा मीडिया के लिए गढ़ा गया एक शब्द है, ताकि मीडिया में जब आप ये बात कहें तो आप किसी तरह से सवालों के घेरे में ना आएँ और अपनी विश्वसनीयता को पूरे अभिनय की धूर्तता के साथ आप जनता के बीच में रख दें। लेकिन हकीकत पर्दे के पीछे की यह है कि बहुत तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, जिससे विपक्षी दलों के लोगों को सत्ताधारी दल की तरफ आया जाए। सत्ता में होना अंतरात्मा के जगाने की पर्याप्त पहली शर्त पूरा कर देती है। जो दल सत्ता में है, वो अंतरात्मा को जगाने की पहली शर्त अपने आप पूरा कर देगा। विपक्ष में रहना ईमानदारी का इम्तिहान लेना होता है। विपक्ष में रहना निडर होने का, बेबाक होने का, साहसी होने का, आँख में आँख डाल करके हर ज़ुल्म और सितम को सहते हुए लड़ने की इम्तिहान से गुज़रना होता है। तो विपक्षी नेताओं के पास इस तरह के इम्तिहान देने की कितनी जगहें हैं और सत्ताधारी दल के पास इस इम्तिहान को लेने की कितनी चीज़ें हैं, ये तो मीडिया के बयान में नहीं आएगी, जिसमें केवल अंतरात्मा आती है। तो उत्तर प्रदेश और बिहार में इस समय ये अंतरात्मा के खेल के पीछे असली राजनीति यह है कि बीजेपी खुद जो ये दावा करती है कि अब की बार 400 पार करने वाली बीजेपी के पास एक अकेला शेर ऐसा है जो सब पर भारी है। मगर अगर यह सच होता तो वह अकेला शेर एक घोषणा करता, चिमटे से भी मैं ऐसी सत्ता को नहीं छूना चाहूंगा, चिमटे से भी मैं ऐसे विधायक को अपने खेमे में नहीं आने देना चाहता, चिमटे से भी ऐसे नीतीश कुमार को
एकनाथ शिंदे को, अजीत पवार को, हेमंत बिस्वा शर्मा को, नारायण राणे को, शुभेंदु अधिकारी को, जयंत चौधरी को चिमटे से भी अपनी तरफ नहीं आने दूंगा, क्योंकि ये पहले हमारे साथ नहीं थे, हमारे विपक्ष में थे और अब ये हमारी तरफ आना चाहते हैं तो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे ऊपर फिर आरोप लगेगा कि आपने उन्हें खरीदा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव ने आदरणीय योगी आदित्यनाथ से क्या पूछा? यही ना कि भाई आप तो कहते थे पार्टी विद डिफरेंस, लेकिन हमें सुनने में आ रहा है कि पैकेज देकर आप हमारे विधायकों को ले जा रहे हैं, पैकेज मिल रहा है। किसी को पैसे का पैकेज, किसी को घर और बंगले का पैकेज, किसी को पद का पैकेज, किसी को जेल मुकदमे से बचाने का पैकेज, और नाम किसका है? अंतरात्मा का। तो बिहार की राजनीति इसका एक जीता जागता उदाहरण है, लेकिन इस राजनीति को जितना तेजस्वी यादव समझ रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं। नीतीश कुमार को शायद भीतर भीतर यह महसूस होने लगा है कि बीजेपी के साथ जाकर उन्होंने गलती की, क्योंकि जो बीजेपी 2020 के विधानसभा चुनाव में ही जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड को भीतर से खत्म कर देने पर आमादा थी, वही बीजेपी शायद अब जेडीयू के विधायकों को अपनी तरफ लाने के लिए उनकी अंतरात्मा तक पहुंचना शुरू कर चुकी है। तो जब तक बीजेपी आरजेडी के विधायकों की अंतरात्मा को जगा रही है, जब तक बीजेपी कांग्रेस के विधायकों की अंतरात्मा को जगा रही है, तब तक तो बीजेपी के लिए यह एक अच्छी चीज है। बाकी नीतीश कुमार को भी लग रहा था कि ठीक ही है, वो विपक्षी दलों की अंतरात्मा को जगा रही है तो हमसे क्या, मैनू की। लेकिन जब वह आग पलट कर आपके अपने दल तक आने लगी, तो मुझे लगता है कि वह बेचैन कर रहा होगा। और पिछले दिनों अभी उत्तर प्रदेश के सीट बंटवारे की जो उड़ती हुई खबरें आई, उसमें पता चला कि जयंत चौधरी को केवल 2 सीटें मिली, अनुप्रिया पटेल को केवल 2 सीटें मिल रही हैं। ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद और तमाम लोगों को केवल 1-1 सीट मिल रही है। बहुत सारे लोगों को कुछ भी नहीं मिला। तो अखिलेश यादव जी ने एक बात पूछी कि 7 सीटें ज्यादा थी कि 2? हमने सम्मान दिया, हमने ज़ीरो से हीरो बनाया, हमने बहुत कुछ किया और आज उन्होंने दगा दे दिया, क्योंकि अंतरात्मा जाग गई। असली कहानी इसके पर्दे के पीछे की ये है कि वो अंतरात्मा असल में बीजेपी के सत्ता, संसाधन, धन-संपत्ति, डर, लालच, इन सब को एक साथ काम पर लगा दिया गया है। अखिलेश यादव के घर भी ईडी के, सीबीआई के नोटिस आई कि आपको पेश होना है और उन्होंने इनकार किया, लिख करके इसका जवाब भेज दिया। ये चुनाव के ठीक पहले इसकी ज़रूरत क्या है? अगर एक अकेला शेर वाक़ई सब पर भारी है, तो उसे अब नीतीश कुमार की विधायकों को खरीदने की क्या ज़रूरत है, जो सूत्रों के ज़रिए अंदर-अंदर से खबरें छन कर आ रही हैं। और इस बात का इंतज़ार किया जा रहा है कि जिस तेजस्वी यादव को ईडी और सीबीआई से घेरा, सरकार छीन ली, परेशान किया, उसने बिहार की सड़कों पर उतर कर लोगों के बीच का भरोसा जीत लिया। चाहे 12 बजे दिन की बात हो या 12 बजे रात से लेकर 2 बजे, 3 बजे रात तक, बिहार के हर एक कोने और हर एक छोर पर तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा में लाखों लोग अब तक शामिल हो चुके और सबको न्योता दिया है तेजस्वी यादव ने कि आप सब 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में जरूर आइए। सुनने में ये भी आ रहा है कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव और कई देश के बड़े नेता पटना के गांधी मैदान की उस रैली में शामिल होने जा रहे हैं और उसके बाद बिहार की राजनीति में कुछ भी हो सकता है। तो बिहार की राजनीति जो लगातार अपने निर्णयों और अपने फैसलों से देश को आश्चर्यचकित करती है, भीतर-भीतर इस तरह की अपुष्ट खबरें लगातार आ रही हैं कि उस बिहार की राजनीति में फिर से कुछ ऐसा होने वाला है, या हो पाता है या नहीं, अभी तो ये वक़्त बताएगा। लेकिन इतना तो तय हो गया कि बीजेपी जो ओवर कॉन्फिडेंस में उसके नेता कहते हैं अब की बार 400 पार, एक अकेला सब पर भारी, उसकी हालत इतनी खस्ता है, या बीजेपी किसी भी हाल में 2024 का लोकसभा चुनाव जीतना चाहती है,
दोनों में से कौन-सी बात सही है? ये आप भी ज़रा कमेंट बॉक्स में नीचे बताइएगा और इस बात का जवाब दीजिएगा कि क्या विपक्षी दल बीजेपी के इस लालच, डर और प्रलोभन की राजनीति के सामने इंडिया गठबंधन की एक वैकल्पिक मजबूत आवाज बनकर सामने से राजनीतिक लड़ाई को लड़ते हुए जीतने में कामयाब हो पाएंगे? क्या नीतीश कुमार इस बात को समझेंगे कि जो उनके ही साथ रहकर उनके विधायकों को तोड़ने लगा, वो कितनी दूर तक उनके साथ है? क्या नीतीश कुमार वापस पलटकर 3 मार्च और उसके बाद इधर आ जाएंगे, या नीतीश कुमार विधानसभा भंग करके विधानसभा के चुनाव को कराने की कोशिश में जाएंगे, या बीजेपी के दबाव में कुछ भी नहीं कर पाएँगे और सब कुछ टूटता हुआ देखेंगे? और अगर ऐसा होता है, तो क्या नीतीश कुमार के सामने तेजस्वी यादव एक बड़ी भूमिका में उभरेंगे? और 3 मार्च की रैली में क्या एक नई उम्मीद बनने वाली है? क्योंकि भीड़ बता रही है कि लोगों का अप्रत्याशित प्रेम उस नेता के साथ है, जो निडर है, जो बेबाक है, जो आँख में आँख डाल करके तानाशाह सरकारों से संविधान और सामाजिक न्याय की हिफाज़त की बात करता है। आप भी अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए 4 पीएम, फिर मिलूँगा किसी और विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।